गड़बड़ी तो देखिए हो ही रही है। वो जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो चीज़ें ग्राउंड पे हमें नज़र आ रही, गड़बड़ी तो हो ही रही है। क्योंकि अगर अगर गड़बड़ी का जो चीज़ें ना होती तो ये 12-1 रात को 12-1 बजे तक रिज़ल्ट भी आ जाना था। बिलावल भुट्टो के जो चांसेस हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर से भी जो सीट जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो सीट लाहौर से भी हार चुके हैं। तो इसी तरह हो सकता है अगर अलायंस की गवर्नमेंट, इन दोनों के दरमियान अलायंस होता है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तो इनमें से ये हो सकता है कि नवाज शरीफ को जो है वो वजीर-ए-आज़म बना दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और इस वक्त हम सीधे पाकिस्तान से एबीपी लाइव के संवाददाता जलालुद्दीन से जुड़े हैं, जहां पर आम चुनाव हुए। 8 फरवरी को वोटिंग हुई और रिजल्ट आने वाला है। तो जलालुद्दीन साहब, पहला सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, इमरान खान या नवाज शरीफ? क्योंकि फाइट जैसी हमने देखी कि इमरान खान जेल में है, और जैसे जैसे जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें तो इमरान खान कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जो वोटिंग में जो चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं, उसमें वो कमबैक करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ इस तरह होता नहीं है। जो पार्टी नंबर गेम करने में कामयाब हो जाती है, या जो पार्टी कैंडिडेट्स जो है अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाती है, वो हुकूमत बनाती है। जैसे ही हमने देखा कि पीटीआई के जब गवर्नमेंट को उतारा गया पिछले साल, तो उसमें भी इस तरह का सिनेरियो था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वो गिराया। लेकिन अब की जो सूरत-ए-हाल वो भी इसी तरह की लग रही है कि या तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में अलायंस हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरह इमरान खान को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इमरान खान को आगे नहीं लाने दिया जाएगा। जैसे इंडिया बहुत बारीकी से पाकिस्तान का चुनाव कवर कर रहा है और आप पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पे आप सारी चीजें देख रहे हैं। इंडिया में जो खबरें ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान में जो है वो त्रिशंकु सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आप ग्राउंड पर हैं, आपको ग्राउंड पर क्या हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। इस तरह की ही गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि आज तक अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें कि सबसे जो मैंडेट जो मिला था वो भुट्टो को मिला था, लेकिन वो भी किस तरह से मिला था वो भी हम जानते हैं। लेकिन ये सारे सिनेरियोज के बाद कोई भी गवर्नमेंट जो है हमें जिसको कह लें कि बाख्तियार गवर्नमेंट, जो जिसके पास सारे इख्तियारात हो, वो तो हर चीज करने के वो काबिल हो, तो इस तरह का होता नहीं। इसी तरह होता है कि छोटी पार्टीज को या बड़ी पार्टीज को मिला के आपस में वो गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर उनको मिनिस्टर्स को फिर उनको एंटरटेन करना पड़ता है, उनको ओहदे देने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से वो एक मिक्स गवर्नमेंट बन जाती है। ये पीडीएम की 13 जमातों की गवर्नमेंट थी। ये पिछले साल जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो हमने देखा कि 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की, और उस सारे मामले के बाद अब की भी बार यही देखा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में भी ये अगर नंबर गेम पूरी भी कर लेते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की पार्टी पॉलिसी नहीं होती, पार्टी डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में ये रजिस्टर्ड जो है वो जमात नहीं है। क्योंकि बल्ले का निशान भी ये सारे मामला हम सारे देख रहे हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इमरान खान की हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी। ज्यादा चांसेस जो है वो नवाज शरीफ के ही हैं। लेकिन पल पल में जो चीजें वो यहाँ पर बदल रही हैं, तो 24 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, 24 घंटे से ज़ायद का टाइम हो गया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिजल्ट जो अभी तक जो है पूरी तरह से जो है मुकम्मल तौर पर अनाउंस नहीं हुए। जी। जलालुद्दीन जी, अभी आपने निर्दलीय विधायकों का बात किया, जैसे कि इमरान खान अपना चुनाव चिन्ह तो उनसे छीन लिया गया था, तो उनके कैंडिडेट जो है वो निर्दलीय उतरे हैं। तो क्या, जैसे अभी बात हुई ना, इन निर्दलीय जो उनके कैंडिडेट हैं वो जीत कर आ रहे हैं, तो कैसे गठबंधन नहीं बनेगा? कैसे इमरान जीत कर भी हार जाएंगे? वो थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर बताएं तो। जी बिल्कुल, इसी तरह वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ना, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये उनका कहना, आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगाएं वो कहना क्या चाह रहे थे। और साथ ही साथ आईपीपी है, जो इस टाइम किंग मेकर जो जमात जिनको तस्वर किया जा रहा है, जिसपे कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफी फोकस पे रखे हुए उस जमात को, वो आईपीपी और पीएमएलएन है। तो इन दोनों जमातों में से अगर आप देखें तो इन दोनों जमातों के लोग यही कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स पीटीआई के हैं, ये इलेक्शन से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनसे हम राब्ते में हैं। अगर ये जीत जाते हैं 15 से 20 या 25, वो जितने भी हम हमारे साथ राब्ते में, वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये अभी कुछ कहना वो इसलिए मुश्किल है कि ये अपनी जो है
कह लें कि अपनी लॉयल्टी तब्दील भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 9 मई के बाद ये चीजें देखी कि इमरान खान के साथ जो बहुत बहुत देर से लोग साथ थे, तो उन्होंने भी एंड पर आकर वो उनका साथ छोड़ दिया। बहुत सीनियर लोग जो शुरू से उनके साथ थे। तो अभी की जो सिचुएशन है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही, क्योंकि आप आईपीपी तो खुल्लम खुल्ला ये कह चुकी है कि हमारे साथ वो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स है वो राब्ते में है। और बिलावल भुट्टो ने भी ये बात एक जलसे के दौरान कही कि जो पीटीआई का जो वोटर है वो वोट भी मुझे डाले, और मैं आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलके जो है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलके मैं हुकूमत बनाऊंगा। ये वो ऑलरेडी इलेक्शन तो से आपको पहले भी क्या अनाउंस कर लगता है चुके हैं। जो आज बिलावल भुट्टो ने जिन आजाद कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट की बात की है, वो तो पीटीआई समर्थक हैं, यानी कि इमरान खान समर्थक हैं, तो क्या वो बिलावल भुट्टो के साथ जाएंगे? देखिए जी, पाकिस्तान में कुछ भी जो है ना वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर हो रही होती हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर कानूनी हिसाब से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो सबसे इजी होते हैं अपनी पार्टी में उनको शामिल करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का ये होता है कि क्योंकि हमने देखा कि हमजा शहबाज जब पंजाब के सीएम बनने जा रहे थे, तो कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया कि कोई भी जो पार्टी है वो अपनी पार्लिमानी लीडर के फैसले के खिलाफ किसी जमात को मतलब वोट नहीं दे सकती। लाइक पीटीआई, अगर पीटीआई की 10 सीटें हैं और पीएमएलएन की 20 सीटें हैं, तो पीटीआई की पार्लिमानी जो कमेटी है उसकी अप्रूवल के बगैर पीटीआई के जो 10 कैंडिडेट हैं वो पीएमएलएन के नेता को वोट नहीं दे सकते। अगर वो वोट देते हैं तो वो उनके वोट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उनको गिना ही नहीं जाएगा। तो अब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होने के बाद उनको ये चीज मतलब वो क्लियर है, अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन या कोर्ट का ऑर्डर वो बिल्कुल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये इसी तरह जाकर पीएमएलएन का अपना प्राइम मिनिस्टर का चुनाव भी करती है, तो वहां पर भी अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको भी वोट डाल देते हैं तो उनका वोट भी काउंट होगा, और ये सारी चीजें कंसिडर भी की जाएंगी। देखिए जलालुद्दीन जी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स को बहुत करीब से सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने ही नहीं, आपके पड़ोसी मुल्क भारत हो गया या फिर वर्ल्ड बहुत बारीकी से कवर करता है। तो पाकिस्तान के लिए एक ये आरोप लगता आया है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके सिर पर जो है वो सेना का हाथ होगा। तो इस बार के चुनाव में ये लग रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो फेवरेट बने हुए हैं आर्मी के। तो क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है आर्मी के लिए कि इमरान खान जेल के अंदर बंद भी हैं, इसके बावजूद बहुत बड़े मार्जिन से उनके जो कैंडिडेट हैं, समर्थक कैंडिडेट्स, वो जीत कर आ रहे हैं? देखिए ये बहुत बड़ा सेटबैक्स है। अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें पीछे पूरे साल की, तो जो उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ, जैसे 9 मई के इंसिडेंट्स हुए, ये सारे मामलात के बाद उनके खिलाफ जो उनको पब्लिक मीटिंग्स नहीं करने दी गई, उनको जलसे नहीं करने दिए गए, उनके जो लीडर्स है उनको उनको अरेस्ट किया गया। हत्ता कि जो सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट कर रहा था या जिन्होंने उनके फ्लैग की पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई थी, उनको भी अरेस्ट किया गया आफ्टर 9 मई। तो इस सारे सिचुएशन के बाद अगर इतना कम बैक करती तो पीटीआई से बल्ले का निशान भी छीना गया। तो और जिस दिन ये पोलिंग होनी थी उसी दिन टर्न आउट को जो है वो कम करने के लिए आप देखें कि इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद किया गया, मोबाइल सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन में बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है कि पाकिस्तान में ये पार्टी ने, इस पार्टी का जो अब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ये सेटबैक करेगी या ये कम बैक करेगी, ये सारे मामला बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हुए। और रात को भी जो पीटीआई के क्रिटिक्स थे उन्होंने भी ये बात मानी, उन्होंने भी इस बात को जो है वो तस्लीम किया कि ये बिल्कुल इमरान खान की जो पार्टी है वो बहुत अच्छा लड़ी है। और ये सारे मामला क्रैकडाउन के बाद अब देखें पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, उसके बावजूद इनको अलग अलग निशानात दिए गए। किसी को कोई कुर्सी का निशान दिया गया, किसी को मतलब अजीब अजीब से निशानात दिए गए, रेडियो वगैरह इस तरह के। तो वो उस चीजों के बावजूद जो पीटीआई का वोटर है उसने पूरी एक रिसर्च की। पहली दफा हमने ये देखा ग्राउंड पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली दफा लोग खुद, पहले जाते थे नेता लोग ये जाते थे कि जाकर खुद वोट मांगते थे कि आप हमें वोट दें, हमारा ये नहीं। इस दफा हमने ग्राउंड पे देखा कि लोगों ने खुद रिसर्च की, लोगों ने खुद पूछा कि आप इनका इंतखाबी निशान बताएं, क्योंकि बिल्कुल ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जाहिर किया गया था कि उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना दिया जाए और बल्ले का निशान छीन लिया जाए, ताकि जो वोटर है वो कंफ्यूज हो जाए कि मैंने वोट देना किसको है एक्चुअल।
पाकिस्तान की आवाम के लिए कहा जाता है कि वहां एक मेजोरिटी जो है वो कम पढ़ी लिखी है, इसलिए बहुत बड़ा रोल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स अदा करते हैं। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें बताया कि पाकिस्तान की आवाम कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूक हो रही है चुनाव के प्रति। जैसे आपने बोला कि जा जाके उन्होंने पूछा, और इमरान खान तो जेल में बंद है और उनके समर्थकों के साथ भी जो कुछ भी हुआ वो पूरा हमको आपने रिपोर्ट करके वहां से भेजा। तो अभी मैं अगर डायरेक्टली आपसे पूछूं, क्योंकि आपने एबीपी लाइव के लिए पाकिस्तान के चुनाव की पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां ग्राउंड पर है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री पाकिस्तान का? इमरान खान होंगे, या फिर नवाज शरीफ, या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी और बिलावल भुट्टो जो है वो बाजी मार ले जाएंगे? बिलावल भुट्टो के जो चांसेस है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर से भी जो सीट जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो भी वो सीट लाहौर से भी हार चुके हैं, और उनकी सीट्स भी वो थर्ड मतलब जगह पर है। अगर उनको कुछ मिलता भी है, अगर कुछ अलायंस की गवर्नमेंट आती भी है। आप एबीपी लाइव को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं सीधे पाकिस्तान से कि बिलावल भुट्टो अपनी ही सीट हार गए हैं। जी जी बिल्कुल, वो 130 130 कह रहा हूँ, लाहौर से एक जगह पर जहां पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे, अता तारड़, और उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के बिलावल के साथ था। तो वो पीपल्स पार्टी वाले जो बिलावल है वो वाली सीट हार चुके हैं, थर्ड नंबर पर आए हैं वो लाहौर से। क्योंकि लाहौर पे यहाँ का पॉलिटिक्स पे अगर देखा जाए तो डोमिनेंस करती है पीटीआई और पीएमएलएन, इसमें कोई शक नहीं। और जो सिंध में डोमिनेंस करती है वो पीपल्स पार्टी है। तो लाहौर से एक तो उनका इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट अगर हिस्ट्री में देखें तो इनके भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा था लाहौर से, वो यहाँ से जीते थे। लेकिन उनका यहाँ से लाहौर से इलेक्शन लड़ना एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो अब वो सीट हार चुकी। तो इसीलिए अगर अलायंस की गवर्नमेंट बनती भी है, जिस तरह हमने पीडीए में देखा, क्योंकि ये थर्ड नंबर पर आ रही है पीपल्स पार्टी, तो ये इनको मिनिस्ट्रीज जरूर दी जा सकती हैं। जिस तरह हमने देखा पीडीएम में ये फॉरेन मिनिस्टर थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शहबाज शरीफ बन गए। तो इसी तरह हो सकता है अगर अलायंस की गवर्नमेंट, इन दोनों के दरमियान अलायंस होता है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तो इनमें से ये हो सकता है कि नवाज शरीफ को जो है वो वजीर आजम बना दिया जाए, और इनको कोई इस तरह की फेडरल मिनिस्ट्री दे दी जाए। और साथ ही साथ उन्होंने दूसरों को भी, जिस तरह मरियम नवाज ने इलेक्शन जीता है, अब हमजा शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उन्होंने भी इलेक्शन जीता है, तो इनको भी बीच में इन सारे मामलात में जो है वो एंटरटेन किया जाए। और अलायंस की बात की जाए तो हिस्ट्री में हम देखें तो ये अलायंस इस तरह के करते रहे। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो एक तरह से शो करवाने की ये कोशिश करते हैं कि हम राइवल हैं, लेकिन जब आप देखें कि अलायंस का मौका मिलता है तो ये जरदारी, इनको पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये मफाहमत के जो एक्सपर्ट हैं, मतलब ये अलायंस करवाते हैं लोगों से। तो ये इनको फिर वो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, इन पे नजर रखी जाती है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर समझा जाए कि पीपल्स पार्टी जिस तरफ जाएगी वो हुकूमत बना सकती है, या पीपल्स पार्टी किंग मेकर की जमात है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अगर मैं ये पूछूं कि कितनी देर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट में ऑलरेडी देरी हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा था कि देर रात तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए 24 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, तो जो वो समझा यही जा रहा है कि जहां से ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, वहां से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि रात को हमने जब देखा कि 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, तो 6 बजे से ये काउंटिंग का जो अमल शुरू हो गया, और तकरीबन को 9-10 के करीब जो है हमें रिजल्ट आना जो है वो मतलब क्लियर होना शुरू हो गया कि कौन सी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में जा रही है। फिर अचानक से कुछ वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जो ओवरऑल सीट्स जो हैं वो काउंट करके बता रही थी, तो उन वेबसाइट्स को अचानक से ब्लॉक कर दिया गया रात 10-11 बजे के करीब। तो और जो टीवी चैनल एक जिस तरह कह लें कि एक टिकर की सूरत में ये दिखा रहे थे कि कौन सी पार्टी जो वो इतने सीट्स ले चुकी। ओवरऑल आपको रिजल्ट की बात मैं बता रहा हूँ, तो ओवरऑल रिजल्ट्स में वो बैंड भी हटवा दिए गए टीवी चैनल से, और वो वेबसाइट्स भी ब्लॉक कर दी गई। तो 10-11 बजे के करीब ये मामला हुए। अब देखें 5 बजे पोलिंग एंड होती है, तो 5 बजे से सुबह जाके कुछ 2-3 बजे के करीब जाके इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज बहाल होती हैं। तो आप देखें कि तकरीबन कोई 21-22 घंटे पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड रही हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये शक और डाउट्स जो है वो और ज्यादा वो बढ़ाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ कि ये इनको रिजल्ट रोका क्यों गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो वक्त लगना चाहिए था वो 3-4 घंटे, ये भी आपको मैं बहुत ज्यादा वक्त बता रहा हूँ कि वो फौरन उसकी जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग होके प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को सारे रिजल्ट देते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 के जरिए ये चीजें इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करनी होती है।
तो ये हमने देखा कि वो ऐसा लग रहा है कि उनके पास सारा रिजल्ट मौजूद है, लेकिन वो किसी वजह से वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके वो जो है, वो चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं। देखिए जलालुद्दीन जी, हमने पूरा डिस्कस किया, आपने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की एबीपी लाइव के लिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आवाम से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या रुख रहा है इमरान खान को लेकर और नवाज शरीफ को लेकर। देखिए नवाज शरीफ किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे, मैं बोलूंगी, उसके बाद उनकी वापसी हुई है, तो क्या आवाम नवाज शरीफ से खुश है? देखिए ये 2-3 जो है 2 साल के अंदर-अंदर ये चीज़ें अचानक से चेंज हुई हैं और वो चेंज होने की वजह इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाना था। अगर मैं आपको यहाँ से ग्राउंड की रिपोर्टिंग की बात करूँ तो अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट को ना हटाते तो जो है अब इस वक़्त इमरान खान का शायद कोई नाम ना ले रहा होता। तो इन्होंने उस टाइम उस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट को 4 साल जब उनके हो चुके थे उसकी गवर्नमेंट को हटाया इस वजह से कि महँगाई बहुत हो चुकी है और बेरोज़गारी बहुत है। इन्होंने बाकायदा मार्च किए, मौलाना फज़लुर रहमान, मरीम नवाज़ इन्होंने इस्लामाबाद मार्च किए कि महँगाई की वजह से हम आपकी मतलब आपकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो असेंबली में पेश किया, वो भी इसी बेस पे पेश किया कि महँगाई बहुत है। अब ये टाइमलाइन देखना ज़रूरी बहुत यहाँ पे ऐसे है क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनको हटवाया गया, पीडीएम की हुकूमत आई, तो पीडीएम की हुकूमत में महँगाई उससे डबल हो गई। तो जो आम वोटर था ये सारी चीज़ें नोट कर रहा था और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि गवर्नमेंट के बाहर जब इलेक्शन के दौरान या अगर 2018 से पहले की मैं आपको बात करूं क्योंकि उस टाइम इमरान खान का इतना डोमिनेंस नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे केपी पे वो ज्यादा डोमिनेट थे तो उस 2018 से पहले ये समझा जाता था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये राइवल जो है वो सबसे बड़े हैं लेकिन हमने देखा कि जिस तरह पीडीएम की जो गवर्नमेंट बनी अचानक से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये आपस में मिल सकते हैं क्योंकि ये बहुत 15-20 साल या कह लें 25 साल से ये राइवलरी चल रही थी। तो ये चीजें हुई उसके बाद जाहिर है जो पीपल्स पार्टी का वोटर था उसने सोचा कि ये हम सारी उम्र इनको राइवल अपने कहते रहे तो अब इनके साथ मिलना पड़ गया है। और पीएमएलएन वाला जो वोटर वो भी ये चीज सोच रहा था। तो महंगाई और वोट ये चीजें सॉरी मैं कह रहा हूँ महंगाई और इनका जो अलायंस है इसने वोटर पे काफी इम्पैक्ट डाला। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को जिस तरह उनके खिलाफ केसेस बनाए गए दो तोशाखाना के केसेस अलकादिर ट्रस्ट केस और इलीगल मैरिज तक का केस था। हालांकि देखिए ये वो पर्सनल चीजें होती हैं जो मतलब इस कोर्ट्स के अंदर डिस्कस करना जो है वो जरूरी नहीं समझा जाता यहाँ पर लेकिन वो भी चीजें हुई और तोशाखाना के अलावा साइफर केस में भी उनको सजा हुई। तो ये तकरीबन उनको 24-25 साल की उनको सजाएं उन्होंने दे दी हैं पाकिस्तान की जो कोर्ट्स है उन्होंने। तो ये सारी चीजें वो वोटर वो देख रहा होता है कि कौन जो है वो इस वक्त उसके किसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि ये हम महंगाई खत्म करने आए महंगाई तो इनसे खत्म नहीं है। तो फिर वो बैक चले गए 2018 में क्योंकि 2018 में जब इमरान खान को वोट दिया वोटर ने तो उसने समझ के दिया कि ये महंगाई को कम करेगा। तो जब ये पीडीएम वाले आए तो पीडीएम के उन्होंने कहा कि हम पीडीएम को लेके आए तो ये तो इमरान खान से भी बड़े वो कह लें कि इन्होंने तो उनसे भी ज्यादा महंगाई कर दी। तो ये सारे ओवरऑल फैक्टर्स मैं आपको अगर काउंट करके बता दूं ये सारी चीजों ने इनके पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पे बहुत फर्क डाला। और ग्राउंड पे चीजें इससे ज्यादा खतरनाक है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिजल्ट का जो सिलसिला है वो जो आ रहा है उससे ज्यादा वोटिंग की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ क्योंकि पीटीआई की बहुत ज्यादा सीटें अगर ग्राउंड के हिसाब से बात कीजिए तो वो बहुत बनती हैं क्योंकि हर यहाँ पर हर 10 में से 7 जो बंदे हैं वो पीटीआई के साथ। देखिए जलालुद्दीन जी, अभी तो काउंटिंग चल रही है, रिजल्ट कब आएगा ये आप भी अभी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सीधा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती है तो आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान जीत जाएंगे? क्योंकि बात बार बार गड़बड़ी पे आ रही है। हमने फैन फॉलोइंग देखी कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान का जादू बरकरार है, जबकि वो जेल में बंद है और आप जैसे उनको सजाएं मिली हैं 20-25 साल तक, तो वो जेल में ही रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान की कोर्ट से उनको सजा दी गई है। तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो कि इमरान खान क्या दोबारा फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? देखिए जी मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बता दूं कि जो चल रही हैं कोर्ट्स में आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो सलमान अकबर राजा ने दायर किया जिसमें उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के जरिए तो मैं जीत रहा हूँ लेकिन फॉर्म 47 उसमें मैं जीत ही नहीं रहा। तो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर मिल ही नहीं रहा। वो गायब हो गए हैं वो जिस बंदे ने जिस जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसने फॉर्म 47 इशू किया इलेक्शन कमीशन को
वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि वो मिल ही नहीं रही, वो गायब हो गए। तो ये ये फॉर्म अब आने वाले दिनों में बार-बार आप फॉर्म 47 क्या है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मैं लॉ? बता दूं, थोड़ा-सा ये कर दें। पाकिस्तान में अब देखें, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से एक एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये सारे इकट्ठे करके ये रिटर्निंग ऑफिसर को भी देते हैं और हर कैंडिडेट को देते हैं जो इलेक्शन लड़ रहा है। लाइक अगर जी, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन, तो मुझे भी वो मेरे हर पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है वो मुझे दिया जाएगा। मैं फिर अपने फॉर्म 45 से भी कंपाइल करके अपना रिजल्ट बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा रिजल्ट भी होगा और बाकी सारी जितनी भी पार्टीज हैं वो उसका भी रिजल्ट होगा। तो उसके बाद अब देखते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो फॉर्म 47 उसने जारी करना होता है, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फुल एंड फाइनल रिजल्ट होता है जो उसने इलेक्शन कमीशन को देना होता है, जो इलेक्शन कमीशन बाद में फॉर्म 47 के जरिए जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट उसको अनाउंस करता है। तो अब फॉर्म 45 जो कैंडिडेट्स को मिला उसमें वो काउंट करते हैं, तो वो कहते हैं हम 10-10 20-20 हजार के मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने इशू किया है, उसमें उनको हरा दिया गया। तो वो ये एक थोड़ा सा ना ये तजाद आ रहा है। अब ये मैं जिस तरह मैं आपको हियरिंग का बता रहा था, अब ये जिस जिस हल्के से इस तरह के मामला सामने हैं, अब जब फॉर्म फॉर्म 45 जो कैंडिडेट्स लेकर कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट तो उनको देख के कहेगी कि नहीं ये आप तो जीत रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने तो रिजल्ट ही गलत दिया। तो ये सारी सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। जो जो सीट्स, हालांकि ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, अभी तक भी पीटीआई लीड कर रही है इतने सारे मामला होने के बाद भी। क्योंकि अब सबसे जो हमने देखी सीट नवाज शरीफ की, यहाँ से लाहौर की, नवाज शरीफ लाहौर से यहाँ पर हार रहे थे, तो अचानक से हमने वो 75% रिजल्ट जितना आ चुका उससे वो हार रहे थे, तो उन्होंने कुछ 7-8 घंटे 10 घंटे के लिए वो रिजल्ट रोक दिया लेकिन और अभी उसके तक बाद अचानक से रिजल्ट आया, वो जीत गए। रिजल्ट की अगर बात करूँ तो अभी कौन-सी पार्टी लीडिंग पोज़ीशन पे चल रही है? क्या नंबर गेम है? आप प्लीज़ भारत की ऑडियंस को भी बताएँ। जी बिल्कुल, लीडिंग पोजीशन में इस टाइम जो है वो पीटीआई नजर आ रही है और तकरीबन 10 सीटों का जो मार्जिन है वो पीटीआई लीड कर रही है पीएमएलएन से। ये तकरीबन आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये तकरीबन 60-70 के करीब वो पीटीआई जीत चुकी है और 40-50 के करीब जो है वो पीएमएलएन के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट जो अभी, हालाँकि पीटीआई इल्ज़ामात लगा रही है कि उनके इलेक्शन जो है ज़ाहिर है वो रिग्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक़्त पीटीआई 10 सीटों के मार्जिन से ऊपर नज़र आ रही है। और शाम अभी कुछ ही देर पहले जो है वो अनाउंस किया गया कि मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कि हम सेंट्रल और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएँगे। लेकिन रात को हमने देखा पीटीआई की जानिब से भी ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि हम पीटीआई और सेंट्रल में गवर्नमेंट। तो अभी दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम गवर्नमेंट बनवाएँगे, हम बनवाएँगे। तो अब कौन गवर्नमेंट बनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ कि जो कोर्ट्स में चीज़ें जाएँगी जब, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं कि रिवर्स लाइक जो पीएमएलएन को इतनी ज़्यादा सीटें मिल चुकी हैं, ये वापस भी हो सकती हैं। तो अभी कुछ भी जो कहना है वो कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, वो थोड़ा-सा यहाँ पे वापस जो है वो मुश्किल है। वापस क्यों हो सकती है? अगर वो जीत गए तो क्यों वापस हो सकती है? लाइक देखिए ना, फॉर्म 45 में जो उनके कैंडिडेट्स को जो रिजल्ट दिया गया उसके मुताबिक उन्होंने जो हर पोलिंग स्टेशन जो जो रिजल्ट लिया है वो उसको कंपाइल करके वो जीत रहे हैं और वो 20,000 40,000 50,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन जी। फॉर्म 47 जो रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को दिया कंपाइल करके अपना, तो उस हिसाब से वो हार रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब ये कोर्ट्स में चीज़ें जाएँगी, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा वो सारे मामले, तो ज़ाहिर है अब रिकाउंटिंग का भी इनके पास जो है वो सहूलत है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, तो फिर ये चीज़ें सामने आएँगी कि कौन जो है वो हुकूमत करेगा और किस तरफ ये जो है ये पलटा जाएगा। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता है कि ये कोलेक्टिविटी ये कह रहे कि जनाब हमारे सिर्फ मेरे नहीं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला आ रहा है, सबको चेक किया जाए। तो ये हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर इश्यू कर दे कि हर हलके में से ये फॉर्म 45 और 47 के जो मसाइल हैं उसको दूर किया जाए। जलालुद्दीन जी, मैं एक चीज़ को फिर से क्लैरिफ़ाई आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि भारत में कई न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबर चल रही है कि बिलावल भुट्टो जीत गए हैं। तो क्या वो जीत गए हैं कि नहीं जीते हैं? ये थोड़ा क्लैरिफ़ाई करिए। जी लास्ट रिपोर्ट जो हम टीवी चैनल्स पे देख रहे थे, जो फॉर्म 45 जो मैंने आपको बताया कि वो उसके मुताबिक तो वो हार रहे थे। अब ज़ाहिर है अब चीज़ें पल-पल बदल रही हैं और ऑफ़िशियल रिज़ल्ट का नहीं मुझे पता कि वो आया है या नहीं, लेकिन उस हिसाब से जो हम 45 फॉर्म के हिसाब से देखें वो तीसरे नंबर पे थे।
तो तीसरे नंबर का बंदा अगर पहले नंबर पे आ जाएगा तो ये एक तरह से ज़ाहिर है शॉकिंग होगा। तो अब ज़ाहिर अब देखते हैं ये इसका क्या बनेगा। अच्छा, अब बस हम अपना इंटरव्यू यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद एक बार आपसे फिर से बैठेंगे। लेकिन जाते-जाते जो मेन कैंडिडेट्स हैं, नवाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज हो गए, आप जरदारी साहब हो गए वहां पर, तो कौन किसका क्या रिजल्ट रहा है, आप बताइए, कौन जीत रहा है, कौन जीत गया है? देखिए जी, लाहौर सबसे इम्पोर्टेंट था इस सारे मामले में, क्योंकि लाहौर में पूरी नवाज शरीफ फैमिली यहाँ से लाहौर से इलेक्शन लड़ रही थी। इसमें नवाज शरीफ जो खुद चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके जो भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। और हमजा शहबाज जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, ये भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। और शहबाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ये भी लाहौर से इलेक्शन जो है वो लड़ रही थी। तो ये चारों को जो है वो जो अभी तक के रिजल्ट्स है, ये चारों जीत चुके हैं। और साथ ही साथ बाकी रेहाना डार का मुकाबला था, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर रहे पीएमएलएन की गवर्नमेंट के, उनमें से एक ख्वाजा आसिफ जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन लाहौर में एक ख्वाजा आसिफ जो मिनिस्टर रह चुके हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट से, उनका मुकाबला पीटीआई के लतीफ खोसा के साथ था, जिसमें से लतीफ खोसा जो है वो जीत चुके हैं। तो लाहौर में से तकरीबन 2 सीटें ऐसी हैं जो पीटीआई ने उठाई हैं, और बाकी लाहौर की सीटें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी अली इजाज भुट्टर का और एक अलीम खान है आईपीपी के जो रहनुमा, उनको वो जितवा दिया। वो भी इस तरह सिचुएशन थी कि रात को रिजल्ट और आ रहे थे और सुबह आहिस्ता जब ज़ाहिर डिले हुआ, तो डिले होने के बाद जो रिजल्ट वो उनको चेंज कर दिया गया। और सिंध में तो ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी प्रोविंशियल भी, और सिंध से में उनका होल्ड भी है। हाँ, और केपी जो है, उस केपी में तो बहुत ज्यादा मार्जिन से जो पीटीआई है वो जीत चुकी है। तो ये ओवरऑल सिनेरियोज अगर देखें, पंजाब असेंबली में मुकाबला अभी तक सख्त चल रहा है कि पंजाब असेंबली में बहुत टफ, नेशनल असेंबली से ज्यादा जो टफ जो है वो पंजाब में मुकाबला चल रहा है। और कहा यही जा रहा है कि जो पंजाब लेता है पाकिस्तान में, वही जो है वो फेडरल में गवर्नमेंट बनवाता है। तो फिलहाल तो पाकिस्तान के जो नतीजे हैं वो अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो अभी तक के रुझान आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि पीटीआई जो है वो लीड कर रही है। और नंबर 2 पर जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी बनी हुई है, तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पीपीपी है। हालांकि अब रिजल्ट क्या होगा, कुछ अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो इमरान खान हो सकता है एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए, और अगर गड़बड़ी होती है तो नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। देखिए जी, जलालुद्दीन, गड़बड़ी तो देखिए हो ही रही है। वो जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो चीजें ग्राउंड पे हमें नजर आ रही, गड़बड़ी तो हो ही रही है। क्योंकि अगर गड़बड़ी का जो चीजें ना होती तो ये 12-1 रात को 12-1 बजे तक रिजल्ट भी आ जाना था। और अगर सिक्योरिटी के मसाइल थे तो जिस टाइम पोलिंग खत्म हुई 5 बजे, उसके बाद इंटरनेट को या कह लें कि जो मोबाइल सर्विसेज बंद की गई थी, उनको उनको रिकवर कर देना चाहिए था, उनको ठीक कर देना चाहिए था। लेकिन ये इतना सारा डिले हुआ, तो जाहिर है गड़बड़ी तो हमें ये सारे मामला में नजर आ रही है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतने क्रैकडाउन के बाद पीटीआई का वोटर निकला और उसने वोट डाला, और साथ ही साथ इतनी गड़बड़ी के बाद इतना डिले, 24 घंटे से जायद का जो टाइम गुजर गया, उसके बाद भी अगर पीटीआई लीड कर रही है, तो ये वाकई एक तरह की शॉकिंग है कि मतलब वो मैनेज उनका किया जा रहा है, लेकिन वो ठीक से मैनेज हो नहीं पा रहा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि शॉकिंग रिजल्ट हो सकता है पाकिस्तान आम चुनाव का, और हम इंतजार करते हैं। और रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर जो है वो पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जलालुद्दीन जी, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, और एक बार हम फिर आपके साथ बैठेंगे।